नमस्कार दोस्तों, हम लोग टीजीटी 2004 का पेपर हल कर रहे थे, जिसमें देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। कह रहा है कि मैं राज्य हूँ, ये कथन किसका है? तो ये है लुई 14वां। ये जो लुई 14 थे, इनका कथन है। राज व्यक्ति से पहले, ये कौन कहता है? प्लेटो, अरस्तु, लुई या हीगल। तो लुई तो मिल गए हैं, तो ये बोलते हैं अरस्तु। अरस्तु जो है राज को व्यक्ति से पहले मानते हैं। इसके बाद दिया है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसका कथन है? तो ऐसा मानना था FWG हीगल का। ठीक है। इसके बाद दिया है राज व्यक्ति का बृहद रूप है, तो ये प्लेटो का कथन है। इस प्रकार से ये मिलान हो गया है। ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार देता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसने इस विचार को व्यक्त किया? समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है। समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, तो प्लेटो, अरस्तु, हीगल या हॉब्स। तो समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, ऐसा मानना अरस्तु का है, तो ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखेंगे। अरस्तु के अनुसार मनुष्य प्रकृति से ही विवेक शून्य तथा बुद्धि रहित होते हैं, जबकि कुछ मनुष्य बुद्धि व विवेक से संपन्न होते हैं। मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों को विवेकशील व्यक्तियों की दास्ता में रहना प्रकृति नियम का सर्वथा अनुकूल है। ठीक है ना, वो प्रकृति के नियम के अनुकूल मानता है इसे। अगला प्रश्न देख लेंगे। स्वतंत्रता वह सब करने और आनंद लेने का सकारात्मक शक्ति या क्षमता होती है जो करने या आनंद लेने योग्य हो। ये कौन कहता है? तो TH ग्रीन या आई कांट या H लॉस्की या JS मिल। तो ये कथन TH ग्रीन का है, तो यानी ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है। मनुष्य के विषय में यह विचार किसने कहा कि एक विचारशील व्यक्ति नीति भ्रष्ट प्राणी है? तो हॉब्स ने, वाइको ने, हेर्डर ने या रूसो ने। तो ये विचार था रूसो का, तो ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। रूसो कहते हैं कि एक विचारशील व्यक्ति की नीति जो है भ्रष्ट हो जाती है, वो एक नीति भ्रष्ट प्राणी होता है। ठीक है ना। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित विचारकों में से किस एक ने यथार्थ इच्छा, ठीक है ना, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताया है? तो ये थे रूसो, ग्रीन, पोसांके या कांट। तो ये जो है रूसो का कार्य था, जो यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा के बीच अंतर बताते हैं। रूसो की आप सामान्य इच्छा के बारे में जानते हैं, जिसमें ये जो है यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा को अलग अलग बताते हैं, इसके बीच का अंतर बताते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। व्यक्ति राज्य व्यक्ति से पहले है। अभी अभी जस्ट पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही किया कि राज्य व्यक्ति से पहले है, तो ये कौन मानता है? प्लेटो, अरस्तु, लॉक या रूसो। तो ऐसा मानना अरस्तु का है। अरस्तु जो है राज्य को व्यक्ति से पहले मानता है। ठीक है, राज्य को व्यक्ति से पहले मानता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार, कह रहा है हॉब्स के अनुसार क्या सही है? तो राज्य में व्यक्ति की सब प्राकृतिक अधिकार हैं। राज्य में व्यक्ति के सब प्राकृतिक अधिकार हैं, या राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं, या अनुबंध के बाद व्यक्तियों को भार देने का अधिकार बना रहता है, या राज्य की स्थापना करने में व्यक्ति किन्हीं भी अधिकारों का समर्पण नहीं करता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अपने सारे अधिकारों का समर्पण कर देता है। किसको? राज्य को, इस शर्त पर कि अगर A ने अपने सारे अधिकार दिए हैं तो B भी अपने सारे अधिकार राज्य को दे देगा। ठीक है। इसके बाद अनुबंध के बाद व्यक्तियों को भार देने का अधिकार बना रहता है, ये भी गलत है। तीसरा है यहाँ पर, दूसरा मतलब राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार हैं, बिल्कुल सही है। हॉब्स के अनुसार राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके संपत्ति से संबंधित अधिकार होते हैं, तो यानी ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। समानता के उदारवादी विचार से निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है, कह रहा है। ठीक है ना, नहीं है पूछ रहा है। समानता के उदारवादी विचार से नीचे की जो समानता है के अनुरूप नहीं है दिया है। तो कानूनी समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता या आर्थिक समानता। तो समानता का उदारवादी विचार जो है किसके समान नहीं होगा? तो ये आर्थिक समानता के अनुरूप नहीं होगा। समानता में आर्थिक समानता के अनुरूप नहीं होगा, यानी ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है
ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है क्या? नियंत्रण का अभाव, या कुछ भी करने की छूट, या विधि का अभाव, या करने योग्य काम करने की क्षमता। तो ग्रीन ने स्वतंत्रता को करने योग्य कार्य की क्षमता माना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लेंगे। हॉब्स के अनुसार जो सिद्धांत सभी मनुष्यों को समान रूप से विवेकशील प्राणी मानते हैं वो सबको एक सी स्वतंत्रता देने का समर्थन करते हैं, परंतु जो सिद्धांत यह मानते हैं कि तर्क बुद्धि या विवेक केवल कुछ लोगों तक ही सीमित है, वे स्वतंत्रता की मांग करके भी सर्वाधिकारवाद की स्थापना की ओर अग्रसर रहते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उन बातों का करने का अधिकार है जो एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किन दो राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं। जो समितियां होती हैं वो राज संप्रभुता के लिए हानिकारक है, ऐसा किसका मानना है? तो बोंदा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन। तो इसमें कूट भी दिया है, तो आप देखिएगा कि राज संप्रभुता के लिए जो है समितियां हानिकारक कौन कौन मानता है? तो दिया हुआ है बोंदा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन, ठीक है ना। तो इसमें जो हॉब्स हैं और रूसो हैं ये दोनों लोग समितियों को राज संप्रभुता के लिए हानिकारक मानते हैं, ठीक है ना। कौन कौन? रूसो और हॉब्स। तो यानी ख और ग देख लेंगे, तो ख और ग ठीक है, तो ऑप्शन 4 ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का संबंध है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध पूछ रहा है, तो दर्शन शास्त्र से है, या अर्थशास्त्र से है, या राजनीति विज्ञान से, तो या इतिहास से है। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कौटिल्य मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतकों में से बहुत ही एक कई बार पूछा गया है। देखेंगे अगला प्रश्न। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दिया है रविन्द्रनाथ ठाकुर, ठीक है, विनोबा भावे, या जयप्रकाश नारायण, या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें से जो है किसने जो है इनको राष्ट्रपिता कहा था? तो एक सुभाष बाबू थे, ठीक है ना, सुभाष बाबू, जिन्होंने प्रथम बार इनको संबोधन किया था। इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। 6 जुलाई 1944 को सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंद रेडियो के सिंगापुर से जो है, ठीक है, गांधी के नाम एक अपील की। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वतंत्रता का अंतिम संग्राम आरंभ हो चुका है। इस प्रकार उन्होंने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है ना। उन्होंने ही सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था। कौन? तो सुभाष बाबू। चूँकि इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है तो यहाँ कोई भी उत्तर ठीक नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए और सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था, यानी महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना, या भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का गठन करना, या भारत के औपनिवेशिक राज बनाना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था वो जो ब्रिटिश कानून बनाए जाते थे, ब्रिटिशों की तरफ से जो ब्रिटिश कानून बनाए जाते थे उनका उल्लंघन करने के लिए वो सविनय अवज्ञा कर रहे थे। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इसको आरंभ किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा, तो उत्तर 4 ठीक हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो मतदाता, संविधान, संसद, या संसद एवं राज्य विधानसभा। कह रहा है भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो राजनीतिक शक्ति अगर पूछेगा तो आप हमेशा मतदाता लगाएंगे, और संवैधानिक दृष्टि से पूछेगा कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है तो वो संसद में होती है, ठीक है ना। याद रखेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। राजनीतिक शक्ति की बात कर रहा है तो वो मतदाता वहाँ के लोगों में होता है, ठीक है ना। और जो है संवैधानिक दृष्टि से अगर पूछ ले तो ये संसद में। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार जो कार्य करती है वो किस आधार पर है? कि नाम मात्र की कार्यकारी अध्यक्ष होता है इसमें, या उपराष्ट्रपति की उच्च सदन की अध्यक्षता होती है? ये सही है, उपराष्ट्रपति उच्च सदन यानी राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना बिल्कुल सही है। जो मंत्रिपरिषद बनती है उसमें वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होता है, ये भी ऑप्शन ठीक है। फिर कह रहा है कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होना, बिल्कुल सही है। जो पीएमओ होता है, जो एक कार्यकारिणी बनाई जाती है, जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है वो निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, खा भी ठीक है। तो
तो यहाँ पर क जो है नाम मात्र की कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बल्कि वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। जो ये अध्यक्ष होता है ये वास्तविक अध्यक्ष होता है, तो क गलत होगा। कूट देख लेंगे, कूट क्या क्या दिया हुआ है, तो हमारा सही हुआ था ख ग और घ, तो देख लेंगे किस में है, तो ख ग और घ यानी उत्तर 4 ठीक हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है। दोहरा शासन, द्वैध शासन किसका लक्षण होगा, तो अध्यक्षीय सरकार का, या संसदीय सरकार का, या संघीय सरकार का, या एकात्मक व्यवस्था का। तो ये दोहरा शासन जो है इसका लक्षण है, ये संघीय व्यवस्था का लक्षण होता है, ठीक है ना, जैसा कि हमारे भारत देश में है। देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है। पूछ रहा है भारतीय संविधान की विशेषता में क्या पाया जाता है। संशोधन की बहुल प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, सही है। राज्यों को संशोधन की पहल करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। राज्य जो है संशोधन करने के लिए पहल नहीं कर सकते हैं। कुछ संशोधन केवल राज्य विधानमंडलों के द्वारा ही पारित किए जा सकते हैं, गलत है। जब वो संशोधन के लिए पहल ही नहीं कर सकते हैं तो कैसे राज्य विधानमंडल जो है संशोधन करेगा कोई, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए संसद के सदनों की संयुक्त बैठकें होती हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं दिया है संयुक्त बैठक होगा, वो भी संविधान संशोधन संबंधी विवादों के समाधान के लिए, तो घ भी गलत है, यानी क और ख ठीक हो गया है। तो नीचे देखिए कूट दिया हुआ है हमारा, क और ख ठीक था, तो उत्तर 2 ठीक हो जाएगा, क और ख। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का अभिप्राय क्या है। तो मानव स्थापित विधि, या प्राकृतिक विधि, या संविधान का अधिसमय, या सामान्य विधि। तो विधि का शासन जो है किसके लिए है, तो यहाँ की जनता के लिए होता है ना। विधि का शासन संविधान प्रद है जो कि जनता के लिए होगा, तो ये मानव स्थापित विधि होगा, न कि प्राकृतिक, और न कि ये संविधान का अधिसमय है, और न कि ये सामान्य विधि होगी। तो यहाँ पर उत्तर 1 ठीक हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का। कह रहा है किस संविधान द्वारा भारतीय संविधान की भूमिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो 41वां संविधान संशोधन, या 42वां संशोधन है, या 43वां संशोधन है, या 44वां संशोधन है। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत अच्छा फैक्ट है और बार बार ये प्रश्न पूछता है। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले प्रश्नों के साथ।